गर्मी में अमीर बुआ वर्सेस गरीब मौसी का प्यार। दोपहर का समय था। काव्या, आरव और कबीर पसीने में नहाए हुए, हांफते हुए घर के हॉल में आते हैं। हॉल में सोफे पर नीता दादी और शांति बैठी बातें कर रही थी। मम्मी दादी, फाइनली टॉर्चर खत्म। हम तीनों फर्स्ट आए हैं अपनी अपनी क्लासों में। मेरा मैथ्स का स्कोर देखा, पूरे स्कूल में सबसे हाई है। और सबसे बड़ी न्यूज, आज से हमारी समर वेकेशन स्टार्ट। अरे वाह मेरे बच्चों, तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। अब आओ जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं ठंडा पानी लाती हूँ। जीते रहो बच्चों, अब जाके आराम करो अपने कमरे में, पंखा फुल स्पीड पर कर लेना। चलो चलो, अब पूरे 2 महीने नो स्कूल, नो होमवर्क, नो टेंशन, ओनली चिल। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन दोपहर का समय था। काव्या, कबीर और आरव अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी उनके कमरे का पंखा बंद हो जाता है। अरे यार, ये क्या मजाक है? इस पंखे को भी अब भी खराब होना था क्या? दीदी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं पिघल जाऊंगा। तीनों बाहर हॉल में नीता और शांति के पास आते हैं। मम्मी, हमारे रूम का फैन खराब हो गया है, प्लीज जल्दी उसे ठीक करवा दीजिए। बेटा, अभी तो इस महीने का बजट थोड़ा टाइट है, तुम्हारे पापा शाम को आएंगे तो वो खुद खोल कर देख लेंगे। हाँ बच्चों, तब तक तुम लोग बाहर पार्क में चले जाओ, वहाँ पेड़ों के नीचे ठंडी हवा चल रही होगी। घर में बैठोगे तो और गर्मी लगेगी। चलो बाहर चलते हैं, शायद बाहर इतनी गर्मी ना लगे। काव्या, कबीर और आरव पास वाले पार्क में चले जाते हैं। तभी उनके 2 दोस्त उनके पास आते हैं। और आरव, क्या प्लान है वेकेशंस का? मैं तो परसों शिमला जा रहा हूँ अपने मामा के घर, वहाँ तो अभी भी जैकेट पहननी पड़ती है। और मैं अपनी बुआ के घर जा रहा हूँ मुंबई, वहाँ तो बड़े बड़े वाटर पार्क हैं। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो हम लोग तो अभी डिसाइड कर रहे हैं। अरे तुम लोग तो हर साल यहीं बोर होते हो, कहीं जाते ही नहीं। सीरियसली यार, तुम लोग की छुट्टियां तो एकदम वेस्ट हैं। चलो बाय। ये बोलकर हर्ष और रोहित वहाँ से चले जाते हैं। काव्या, कबीर और आरव वापस अपने घर आ जाते हैं। लो, अब लाइट भी चली गई। मुझे मेरा फेवरेट कार्टून देखना था। मम्मी, हमारे घर में इन्वर्टर क्यों नहीं है? बिना इन्वर्टर के सच में बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, फैन भी खराब हो गया, लाइट भी चली गई। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी समर वेकेशंस ऐसे ही बेकार हो जाएंगी। मम्मी, कबीर सही बोल रहा है, हमारी वेकेशंस तो एकदम स्पॉइल हो गई हैं। ना फैन है, ना लाइट और ना कोई ट्रिप। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आरव दरवाजा खोलता है। सामने गांव वाली सुमन मौसी खड़ी थी। उनके हाथ में एक कपड़े का थैला था। अरे मेरा गोलू, कैसा है तू? मौसी, गोलू नहीं, आरव हूँ मैं। अरे तुम आओ बैठो, इतनी धूप में कैसे आना हुआ? लो, आ गई खाली हाथ। सभी एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी सुमन अपने कपड़े के थैले में से एक बोतल निकालती है। अरे मैं बच्चों के लिए खास गांव से ये पुदीने और कच्चे आम का जूस बना कर लाई हूँ। पियो बच्चों, एकदम पेट को ठंडक मिल जाएगी। ये क्या मौसी, इसमें तो कुछ पत्ते भी तार रहे हैं, ये तो एकदम बेकार दिख रहा है। मौसी जी थैंक्स, बट हम लोग ये सब देसी टाइप की चीजें नहीं पीते। हमें कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं बेटा, सबकी अपनी पसंद होती है। कुछ देर बाद सुमन वहां से जाने लगती है। जाते वक्त सुमन काव्या, कबीर और आरव को 20-20 रुपए देती है। नीता, खेतों में फसल कटने को तैयार है, मजदूर लगाने के पैसे तो है नहीं। अगर तू फ्री हो तो आ जाना, थोड़ा हाथ बटा देगी तो काम जल्दी हो जाएगा। हाँ मैं देखती हूँ। और तुम तीनों भी आ जाना गाँव, वहाँ तुम तीनों को बहुत मजा आएगा। मौसी, बुरा मत माना, पर आपके घर में तो फैन भी ठीक से नहीं चलता और लाइट भी हर टाइम कटी रहती है, इसीलिए हम नहीं आ सकते वहाँ। सही तो कह रही है बच्ची, बेचारी गरीब है तो सुमन। तेरे वहाँ ना एसी है ना कूलर, ये शहर के बच्चे हैं, वहाँ बीमार पड़ जाएंगे। हाँ सही कह रही हो माँ जी, ठीक है मैं चलती हूँ। सुमन ये कहकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बीतता है और रात हो जाती है। काव्या, कबीर, आरव शांति के कमरे में बैठे थे। दादी, हमारी वेकेशंस तो वेस्ट हो रही है, ना कोई ट्रिप ना कुछ और। घर में बैठकर बस पसीने पोंछते रहो, हम कहीं जा क्यों नहीं रहे? हाँ दादी, वो सुमन मौसी ने बुलाया तो था गांव में, पर वहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो लाइट भी नहीं होती। अरे तुम्हारी मौसी के वहाँ जाकर क्या करोगे? गरीब है बेचारी। एक काम करो, तुम लोग अपनी पल्लवी बुआ के घर चले जाओ। बुआ के घर? हाँ, बुआ का घर बहुत बड़ा है, मेन सिटी में रहते हैं वो लोग। और सबसे बड़ी बात, उनके तो हर कमरे में बड़ा वाला एसी लगा है। फ्रिज हमेशा आइसक्रीम और ठंडी चीजों से भरा रहता है। वहाँ जाओगे तो खूब मजे आएंगे। वाओ, 24 घंटे एसी। अब मैं तो बुआ के घर ही जाऊंगा। चलो इस बारे में मम्मी से बात करते हैं। काव्या, कबीर और आरव सीधे नीता के पास पहुंचते हैं।
नहीं बेटा, बुआ के घर नहीं, वो लोग अलग तरह के लोग हैं, इसलिए तुम तीनों वहाँ नहीं जाओगे। हम मौसी के वहाँ चलेंगे, वहाँ तुम तीनों को सच में बहुत मजे आएंगे। मम्मी मौसी के घर वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मम्मी प्लीज ना, आप हमें जानबूझकर मौसी के वहाँ ले जाना चाहती हो क्योंकि आपको वहाँ खेतों में काम है। हमें बोर नहीं हो ना, प्लीज बुआ के घर चलो ना। देखो मम्मी, अगर आप हमें बुआ के घर नहीं ले गई ना तो हम पूरे 2 महीने आपसे बात नहीं करेंगे। अच्छा बाबा ठीक है, चलो निकालो अपने बैग, कल ही छोड़ आती हूँ तुम्हें बुआ के घर। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी पैकिंग में लग जाते हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। नीता और तीनों बच्चे पल्लवी बुआ के आलीशान घर में पहुंचते हैं। पल्लवी अपने पति विक्रम के साथ घर के हॉल में बैठी थी। उसके दोनों बच्चे रोहन और नताशा उसके साथ बैठे थे और फोन चला रहे थे। अरे वाह, मेरी पूरी फौज आ गई। आओ बच्चों, आओ नीता। लो पूरी पलटन ही उठा लाई, अब इनकी खातिरदारी करो। हाय रोहन, हाय नताशा। इनके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है यार। अब सभी हॉल में बैठे थे, तभी पल्लवी ट्रे में जूस के गिलास लेकर आती है। वो रोहन और नताशा को बड़े वाले फुल भरे हुए गिलास देती है और काव्या, आरव और कबीर को वो सिर्फ आधे भरे हुए गिलास देती है। बुआ, ये मैंगो शेक जूस तो बहुत यम्मी है, थोड़ा और मिलेगा क्या? खत्म हो गया, लिमिटेड ही बनाया था। अच्छा दीदी, ये बच्चे अपनी छुट्टियां बिताने आए हैं, कुछ दिनों में मैं इन्हें वापस ले जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमने तो यहाँ धर्मशाला जो खोल रखी है, जिसका मन किया बैग उठाया और आ गया। अरे पल्लवी, क्या बोल रही हो, बच्चे ही तो हैं। और वैसे भी अगर हमारे घर में ज्यादा लोग होंगे तो अच्छा ज्यादा लगेगा। नीता, तुम इन तीनों को यहीं छोड़ जाओ और जब मन हो तब ले जाना। कुछ देर बाद नीता वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा चुके थे। तभी पल्लवी सबके लिए आइसक्रीम लाती है। पल्लवी रोहन और नताशा को ज्यादा आइसक्रीम देती है और काव्या, कबीर और आरव को कम आइसक्रीम देती है। ये आइसक्रीम है या मंदिर का प्रसाद? बुआ, मुझे एक और स्कूप चाहिए प्लीज, ये आइसक्रीम सच में बहुत टेस्टी है। अरे बस कर, ये कोई तुम्हारे मोहल्ले वाली सस्ती आइसक्रीम नहीं है, बहुत महंगी वाली है। तुम लोगों को इसे खाने की आदत नहीं है, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। अगले दिन सुबह हो जाती है। सुबह के 9 बज चुके थे। काव्या, आरव और कबीर पंखे वाले रूम में सो रहे थे। तभी पल्लवी कमरे में आकर पंखा बंद कर देती है। फैन किसने बंद किया? मैंने बंद किया है, अब उठो सबके सब। वाह, प्लीज बस 5 मिनट और सुन दो ना। ये तुम्हारे बाप का घर थोड़ी है जो जब तक मर्जी सोगे। जो पंखा चल रहा है ना, उसका बिल हम भरते हैं। चलो जल्दी से उठो तीनों। कुछ देर बाद काव्या, कबीर और आरव डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। बुआ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नाश्ता दे दो ना। इतनी जल्दी नाश्ता नहीं मिलता इस घर में। जाओ, जाकर पहले अपने रूम की हालत ठीक करो, बिस्तर लगाओ और उस कमरे में झाड़ू पोछा मार के आओ। झाड़ू पोछा हम क्यों लगाएंगे बुआ जी? तभी रोहन और नताशा अपने एसी वाले कमरे से बाहर आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मॉम, आई एम सो हंग्री, प्लीज एक सैंडविच दे दो। हाँ मॉम, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ मेरे बच्चों, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। बुआ जी, आप इन दोनों को नाश्ता दे रही हो, इनसे तो आपने रूम साफ करने के लिए नहीं बोला। इनका रूम तो और भी गंदा है। अपनी जुबान पर लगाम रखा आरव, वो इस घर के बच्चे हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और तुम तीनों जो बोला है वो करो, पहले रूम साफ करो तभी नाश्ता मिलेगा। तीनों जाकर रूम साफ करते हैं। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। काव्या, आरव और कबीर हॉल में बैठे थे। तभी रोहन और नताशा के कमरे से टीवी की आवाज आती है। रोहन और नताशा एसी वाले रूम में टीवी देख रहे थे। दीदी, मुझे तो चक्कर आ रहा है, इस हॉल के पंखे से तो गर्म हवा आ रही है। चलो ना, हम भी रोहन भैया के साथ अंदर बैठकर टीवी देखते हैं। हाँ, वैसे भी बोर हो रहे हैं, चलो चिल करते हैं। काव्या, कबीर और आरव जैसे ही रोहन और नताशा के कमरे के बाहर पहुंचते हैं, वैसे ही वहां पल्लवी आ जाती है। कहाँ जा रही है ये पलटन? वो बुआ, हम बस टीवी देखने जा रहे थे, हम बोर हो रहे थे और गर्मी भी लग रही थी इसीलिए। नहीं, तुम लोग एसी वाले रूम में नहीं जाओगे, तुम लोग हॉल में ही बैठो। ये फुल एसी वाला रूम है, एकदम बर्फ जैसा ठंडा। तुम लोगों को इस एसी की आदत थोड़ी है, बीमार पड़ जाओगे। सर्दी खांसी हो गई तो तुम्हारी माँ मुझे ही ताने मारेगी। काव्या, कबीर और आरव अब वापस हॉल में आ जाते हैं। कुछ समय बाद नताशा और रोहन किचन में जाते हैं और फ्रिज से ठंडा पानी और आइसक्रीम लेकर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। दीदी, मुझे भी ठंडा पानी और आइसक्रीम चाहिए। चल, मैं निकालता हूँ। आरव और कबीर जैसे ही फ्रिज खोलने वाले थे, तभी पल्लवी वहां आ जाती है। क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? बार बार फ्रिज क्यों खोल रहे हो? सारी कूलिंग बाहर आ जाएगी और मशीन खराब हो जाएगी। पर बुआ, अभी तो रोहन ने भी फ्रिज खोला था, हमें बस थोड़ा ठंडा पानी चाहिए था।
वो इस घर का बच्चा है, उसे पता है फ्रिज कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता। और वैसे भी तुम लोगों के पास इतना बड़ा फ्रिज होगा भी नहीं। और तुम लोगों को ठंडा पानी पीना है ना, तो वो कोने में मटका रखा है, उसी में से पी लो। कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। विक्रम बाजार से एकदम ताजे आम लेकर आया था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। पल्लवी सभी को आम बांट रही थी। पल्लवी बड़े बड़े और अच्छे अच्छे आम रोहन और नताशा को देती है और खराब और दगीले आम काव्या, कबीर और आरव को दे देती है। बुआ ये आम तो एकदम पिलपिला और खराब है, ये तो खट्टा भी लग रहा है। बुआ मुझे वो वाला आम चाहिए जो रोहन भैया खा रहे हैं, ये वाला अच्छा नहीं है। नखरे तो देखो इनके, जैसे घर में तो रोज बादाम खाकर सोते हैं। आम ही तो है, खाना है तो खाओ, वरना ये भी नहीं मिलेगा। चुपचाप खा लो। अरे पल्लवी, बच्चों को अच्छे वाले आम दे दो ना। आप अपना आम खाइए, मुझे पता है कैसे क्या देना है। अगली सुबह रोहन और नताशा हॉल में तैयार खड़े थे। तभी पल्लवी और विक्रम तैयार होकर वहां आते हैं। वाह, हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं बुआ। मैं अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम निकाल लूं? तुम नहीं कबीर, सिर्फ हम लोग जा रहे हैं। बुआ हम आपके साथ नहीं चलेंगे? नहीं, गाड़ी में जगह नहीं, और वैसे भी वाटर पार्क की टिकट बहुत महंगी आती है। तुम लोग घर पर ही रहो और ध्यान रखना कोई शरारत मत करना। जाते जाते पल्लवी सभी कमरों को लॉक करके जाती है जिनमें एसी लगा हुआ था। बुआ ने सभी एसी वाले रूम्स लॉक कर दिए हैं ताकि हम गलती से भी अंदर न चले जाएं। ऐसा कौन करता है? हमें भी तो एसी का मजा लेना था, लेकिन अब कैसे लेंगे? पल्लवी, विक्रम, नताशा और रोहन वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद दोपहर के 2 बज रहे थे। काव्या, कबीर और आरव हॉल में बैठे थे। गाइस सुनो, बुआ हमसे हमेशा चिढ़ती रहती है ना। अगर हम उनके लिए कोई स्पेशल डिश बनाएं, कोई केक या पेस्ट्री, तो वो पक्का इम्प्रेस हो जाएंगी। फिर शायद वो हमें भी प्यार करें और एसी में जाने दें। यस दीदी, मैं चॉकलेट केक बनाऊंगा। काव्या, कबीर और आरव किचन में जाकर केक बनाना शुरू कर देते हैं और किचन की हालत खराब कर देते हैं। समय बीत जाता है और रात हो जाती है। पल्लवी, विक्रम, नताशा और रोहन बहुत थके हुए वापस घर लौटते हैं। काव्या, आरव और कबीर खुशी खुशी वो केक लेकर सबके सामने आते हैं जो उन तीनों ने बनाया था। सरप्राइज बुआ, हमने पूरा दिन मेहनत करके आपके लिए स्पेशल केक बनाया है। पल्लवी केक देखकर खुश होने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर किचन में जाती है। हे भगवान, ये किचन का क्या हाल बना दिया है तुम तीनों ने। पल्लवी जल्दी से किचन में जाती है। किचन की हालत बहुत खराब थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। पल्लवी ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो तीनों के बनाए हुए केक को डस्टबिन में फेंक देती है। बुआ, हमारा केक। चुप कर, इतना महंगा सामान बर्बाद कर दिया और किचन को कूड़ेदान बना दिया। तुम तीनों ने मेरी नाक में दम कर दिया। अभी के अभी पूरा किचन साफ करो तुम तीनों। सॉरी बुआ, हम तो बस आपको खुश करना चाहते थे। मुझे कोई सॉरी नहीं सुनना, मुझे किचन साफ चाहिए जल्द से जल्द। पल्लवी किचन में लगे हुए पंखे बंद कर देती है। और अब ये पंखा बंद रहेगा ताकि तुम तीनों को अकल आए। पल्लवी वहां से चली जाती है। तीनों मजबूरी में किचन को साफ करना शुरू कर देते हैं। पंखा बंद था इसलिए किचन में बहुत गर्मी हो रही थी। तीनों बहुत परेशान हो गए थे और थक भी गए थे। बुआ तो सच में चुड़ैल है यार। मैं यहाँ एक दिन भी और नहीं रुक सकता। दीदी मुझे घर जाना, मुझे बुआ का घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। काव्या, आरव और कबीर अपने कमरे में लेटे थे। उनके कमरे में लगा हुआ पंखा बहुत धीमे धीमे चल रहा था। तीनों गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे। दीदी ये फैन चल रहा है या सिर्फ घूम रहा है? मुझे तो नींद तक नहीं आ रही। हमने तो सोचा था कि बुआ के घर फुल मौज मस्ती करेंगे, एसी में चिल करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। सही कहा, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ आकर। बुआ हमें बिल्कुल प्यार नहीं करती। मम्मी सही कह रही थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। बाहर हॉल में पल्लवी, नताशा और रोहन को इन्वर्टर वाले रूम में ले जा रही थी जिसमें इन्वर्टर से कूलर चल रहा था। काव्या, कबीर और आरव भी हॉल में आ जाते हैं। वाह, उस वाले रूम में तो लाइट है, चलो उस वाले रूम में चलते हैं। कबीर जैसे ही आगे बढ़ता है तभी पल्लवी उसका हाथ पकड़ लेती है। कहाँ जा रहे हो? वो इन्वर्टर वाला रूम है, वहाँ सिर्फ मैं और मेरे बच्चे सोएंगे। तो हम कहाँ सोएं बुआ? अंदर तो तंदूर जैसी गर्मी है। छत पर जाओ, वहाँ खुली हवा है। वैसे भी तुम लोगों को तो आदत होगी ना खुले में सोने की। काव्या, कबीर और आरव बेमन से चटाई लेकर छत पर चले जाते हैं और छत पर बहुत मच्छर थे जिनसे तीनों बहुत परेशान हो रहे थे। आओ दीदी, मच्छर तो मेरा खून पी रहे, मुझे यहाँ नहीं सोना। थोड़ा एडजस्ट कर ले कबीर, अब हम कर भी क्या सकते हैं। अगले दिन दोपहर के 2 बज रहे थे। बाहर चिलचिलाती धूप हो रही थी और लू चल रही थी। पल्लवी किचन में कुछ बना रही थी। ए काव्या, आरव उठो जल्दी, घर में छोले मसाला खत्म हो गया, जाकर चौराहे वाली दुकान से ले आओ। क्या बुआ, बाहर आग बरस रही है, हम इतनी धूप में पैदल जाएंगे? रोहन भैया को भेज दो ना, वो साइकिल से ले आएंगे। मेरा बेटा एसी में सो रहा है।
मैं उसे इस लू में नहीं भेजूंगी। और तुम कौन से नवाब हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो यहाँ? इतना सा काम नहीं होता, जाओ चुपचाप। ठीक है बुआ, हम जा रहे हैं, पर प्लीज बड़ा वाला अम्ब्रेला दे दो, कबीर को बहुत जल्दी चक्कर आ जाते हैं। छाता, कोई काले नहीं पड़ जाओगे तुम लोग, सीधे जाओ और भाग कर आओ। तीनों बिना छाते के चिलचिलाती धूप में बाहर निकल जाते हैं। तीनों पसीने में लथपथ हांफते हुए मसाला लेकर घर लौटते हैं। अगले दिन कबीर और आरव की तबीयत खराब हो जाती है। कबीर आंखें खोल, आरव तुझे भी बहुत फीवर है यार। काव्या चुपके से हॉल में जाती है और वो चुपके से पल्लवी का फोन लेकर अपनी माँ को फोन लगा देती है। मम्मी प्लीज हमें यहाँ से ले जाओ, कबीर और आरव को बहुत तेज फीवर है, बुआ हमें टॉर्चर कर रही है, एसी वाले रूम में नहीं जाने देती, धूप में भेजती है, घर के काम करवाती है। मम्मी जल्दी आ जाओ प्लीज। अगली सुबह नीता वहाँ आ जाती है जो कि बहुत गुस्से में थी। मेरे बच्चे क्या हालत हो गई है तुम्हारी। अरे नीता, तू अचानक कैसे आ गई? अच्छा हुआ जो मैं आ गई दीदी, वरना आप तो मेरे बच्चों की जान ही ले लेती। आपको शर्म नहीं आई इतने छोटे बच्चों को तपती लू में बिना छाते के भेजने में? अरे तो मैंने कौन सा पाप कर दिया? मेरे घर का राशन खा रहे हैं तो थोड़ा काम कर दिया तो क्या हो गया? मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है जो इन्हें एसी में बिठा कर खिलाऊंगी? दीदी आपने मेरे बच्चों के साथ ये ठीक नहीं किया। देखो उनकी हालत कैसी हो गई है, देखो तीनों कितने बीमार हैं। अब ये तीनों यहाँ नहीं रुकेंगे, बच्चों चलो यहाँ से। नीता काव्या कबीर और आरव को लेकर वहां से चली जाती है। नीता काव्या कबीर और आरव को एक पार्क में ले जाती है और उन्हें एक पेड़ के नीचे बिठा देती है और उनके लिए आइसक्रीम लेकर आती है। मम्मी ये आइसक्रीम बुआ की आइसक्रीम से 100 गुना यम्मी है। बच्चों सुनो, मुझे मौसी के गांव जाना है, तुम लोग भी मेरे साथ चलो। पर मम्मी मौसी के वहाँ तो बहुत गर्मी होगी ना। बेटा वहाँ बुआ जैसा एसी नहीं है, पर वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, आम के बगीचे हैं। जब पेड़ों की ठंडी हवा चलती है ना तो एसी भी फेल हो जाता है। और मौसी तुम लोगों से बहुत प्यार करती है, तुम वहाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अभी तुम तीनों को ना गर्मी हो गई है, लेकिन अगर गांव जाओगे ना तो ये गर्मी तुरंत ठीक हो जाएगी। तो बताओ चलोगे ना मेरे साथ? कहीं भी चलो, बस बुआ के पास वापस मत ले जाना हमें। नीता काव्या आरव और कबीर को लेकर सुमन के गांव पहुंचती है। सामने एक छोटा सा कच्चा घर था जिस पर टीन की छत डली हुई थी। सुमन के बच्चे सूरज और बिट्टी आंगन में खेल रहे थे और सुमन बाहर चूल्हे पर खाना बना रही थी। सीरियसली आरव, ये घर है? यहाँ तो ठीक से छत भी नहीं है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? मम्मी यहाँ तो बहुत गर्मी है, मुझे वापस जाना है। सुमन नीता काव्या कबीर और आरव को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग आ गए। नीता तूने तो एकदम से सरप्राइज ही दे दिया। बस दीदी थोड़ा टाइम मिला था इसीलिए आ गई। बैठो बैठो, बहुत थक गई होगी धूप में, मैं भी तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाती हूँ। सुमन मिट्टी के मटके से एकदम ठंडा पानी लाकर सभी को देती है। वाह मौसी, ये पानी तो फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा है और इसमें से मिट्टी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कबीर ये गांव का देसी फ्रिज है जो बिना लाइट के चलता है। अब देखना तुम तीनों को यहाँ कितना मजा आता है। रात का समय हो जाता है। खाना खाने के बाद सब सोने की तैयारी कर रहे थे। सुमन के घर में सिर्फ एक ही खटारा सा टेबल फैन था जो बहुत आवाज करता था। सूरज, बंटी, तुम दोनों उधर पीछे कोने में सो जाओ। सुमन काव्या आरव और कबीर का बिस्तर एकदम उस टेबल फैन के सामने लगा देती है जहां सबसे ज्यादा हवा आ रही थी। मौसी यहाँ पर सूरज पीछे क्यों सो रहे हो? वहाँ तो हवा ही नहीं आ रही। अरे हमें तो बिना पंखे के सोने की आदत है बेटा, तुम लोग शहर के बच्चे हो, तुम्हें गर्मी ज्यादा लगती। आराम से सो जाओ तुम तीनों। बुआ ने तो अपने एसी रूम में हमें घुसने भी नहीं दिया था और यहाँ मौसी खुद गर्मी में सो रही हैं जिससे हमें हवा लग सके। सच में मौसी कितनी अच्छी हैं। समय बीत जाता है, सुबह हो जाती है। सुमन किचन से बड़े बड़े गिलासों में ठंडी ठंडी मलाई वाली तस्वीर लेकर आती है और सभी को देती है। लो बच्चों, सुबह सुबह ताजी दही की लस्सी पियो, पेट की सारी गर्मी शांत हो जाएगी। यम्मी दीदी, ये तो बहुत टेस्टी है। मौसी क्या मुझे थोड़ी सी बस थोड़ी सी लस्सी और मिल सकती है? अरे थोड़ी सी क्यों मेरा बच्चा, तू पूरा ग्लास ले, तुम सबके लिए ही तो बनाई है ये। याद है बुआ ने हमें दूसरा ग्लास जूस भी नहीं दिया था, मौसी ने तो बिना डांटे फुल ग्लास दे दिया। मौसी जी बहुत अच्छी हैं यार। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। काव्या, कबीर, आरव, बंटी और सूरज घर के बाहर आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी सुमन एक बड़ा थैला लेकर वहां आती है जो आमों से भरा हुआ था। लो बच्चों, अभी अभी बगीचे से ताजे आम तोड़ कर लाई हूँ, एकदम मीठे और रसीले हैं। मौसी, ये सारे आम हमारे लिए हैं क्या? हाँ, ये सारे आम तुम बच्चों के लिए हैं। तुम्हें जितने आम खाने उतने खाओ, पेट भर खाओ। मैं तो कहती हूँ कपड़े भी गंदे कर लो, कोई नहीं डांटेगा यहाँ। सभी जल्दी से आम खाना शुरू कर देते हैं और आम खाते खाते खूब बातें करते हैं।
कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। रात में अचानक पूरे गांव की लाइट चली जाती है। ओ नो, अब लाइट चली गई, अब क्या होगा? अरे घबराओ मत बच्चों, गांव में लाइट ऐसे ही जाती है। नीता चल इनका बिस्तर बाहर आंगन में लगा दे। सुमन सभी का बिस्तर घर के बाहर आंगन में लगा देती है और वो वहां एक मच्छरदानी भी लगा देती है और फिर खुद हाथ पंखे से सभी की हवा करने लगती है। वाओ मौसी, अब मच्छर भी नहीं आ रहे और हवा भी बहुत अच्छी आ रही है। पर मौसी आप क्यों जाग रही हैं? आप भी सो जाओ ना। अरे मुझे नींद नहीं आ रही बिटिया, तुम लोग आराम से सो जाओ। सुमन और नीता रात भर बारी बारी से हाथ पंखे से सभी को हवा करती हैं। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। काव्या, कबीर और आरव आंगन में बैठे हुए थे। दीदी, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। यहाँ खेलने के लिए ना कोई प्लेग्राउंड है और ना ही कोई टॉयज। अब क्या करूँ मैं? अरे शहर के खिलौने नहीं है तो क्या हुआ, गांव के खिलौने तो है ना। सुमन गीली मिट्टी से बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने तैयार करती है। ओह माय गॉड, ये टॉयज तो सच में बहुत अच्छे हैं। इनसे खेलने में तो बहुत मजा आएगा। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। आज कुछ ज्यादा ही गर्मी थी, इसलिए सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे आज तो आग बरस रही है, फैन की हवा भी एकदम गर्म है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो पिघल ही जाऊंगी इस गर्मी में। सुमन बच्चों की यह हालत देखकर तुरंत घर से बाहर आती है। वो दुकान से एक बड़ी सी बर्फ की सिल्ली खरीद कर लाती है और उस बर्फ को एक बड़े से टब में रखकर टेबल फैन के ठीक आगे रख देती है। वाह मौसी, अब एकदम एसी जैसी ठंडी हवा आ रही है। ओह माय गॉड मौसी, आपने तो देसी एसी बना दिया। यू आर जीनियस मौसी। मैंने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ बहुत मजा आएगा। गाइस, हम लोग मौसी को कितना बुरा समझते थे, पर वो बहुत अच्छी हैं यार। बुआ के महंगे एसी से ज्यादा मौसी के इस जुगाड़ में ज्यादा मजा है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। अगली सुबह की बात है। सुमन एक डलिया में कुछ खाने का सामान रख रही थी। काव्या, आरव और कबीर आंगन में खेल रहे थे। चलो बच्चों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी मौसी तुम्हें गांव की एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां तुम्हें एसी से भी ज्यादा ठंडक मिलेगी और मजा भी बहुत आएगा। सच्ची मौसी, वहाँ आइसक्रीम भी मिलेगी क्या? आइसक्रीम तो नहीं, पर वहाँ का पानी इतना ठंडा है कि तुम आइसक्रीम भूल जाओगे। सुमन सभी को गांव की एक छोटी सी नदी के किनारे ले जाती है। वहां बड़े बड़े पेड़ थे और नदी का पानी सच में बहुत ठंडा था। काव्या, कबीर और आरव वहां बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। ये तो वाटर पार्क से भी ज्यादा अच्छा है और यहाँ कोई टिकट भी नहीं है। मजा आ गया यहाँ आकर। सीरियसली यार, यहाँ की हवा कितनी फ्रेश है। सच में बहुत मजा आ रहा है यहाँ आकर। सभी नदी के पानी में खेल रहे थे कि तभी काव्या अचानक गहरे पानी में चली जाती है और डूबने लगती है। मम्मी बचाओ! सुमन तेजी से पानी में उतरती है और जल्दी से काव्या को पानी से बाहर लेकर आती है। तो ठीक है ना काव्या, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मौसी जी, मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद सभी वापस लौट आते हैं। रात हो गई थी, सभी सो रहे थे। काव्या, कबीर और आरव लेटे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मौसी तो सुपर वुमन है। तुझे याद है दीदी, जब आप पानी में डूब रही थी तब मौसी ने कैसे जंप मारी थी तुझे बचाने के लिए? हाँ आरव, और मुझे याद है जब हम बुआ के घर थे और गर्म बर्तन से मेरा हाथ जल गया था। बुआ ने मुझे दवाई लगाने के बजाय उल्टा डांटा था कि मैंने उनका बर्तन गंदा कर दिया। और मौसी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। आई फील सो बैड यार। हम मौसी को कितना बेकार समझते थे, पर वो बहुत अच्छी हैं। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन शाम का समय था। काव्या, आरव और कबीर खेत में खेल रहे थे। वहां एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी सो रहा था। आरव और कबीर उसे एक छोटी सी लकड़ी से परेशान करने लगते हैं। देखना अब ये कैसे भागेगा अभी। तभी सुमन वहां आ जाती है। ये क्या बदतमीजी है? बेजुबान जानवर को परेशान करने में मजा आता है तुम लोगों को? शहर के स्कूलों में यही सब सिखाते हैं क्या? अगर तुम्हें कोई ऐसे लकड़ी से मारे तो कैसा लगेगा? चलो इसे सॉरी बोलो अभी। सॉरी मौसी, गलती हो गई। तभी नीता वहां आ जाती है। तू तो बिल्कुल इनकी सगी माँ की तरह डांट रही है इन्हें। मम्मी, मौसी हमें अच्छी बातें सिखाने के लिए डांट रही है। गलती हमारी ही थी, हमें डॉगी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए था। कुछ समय बीत जाता है। काव्या, कबीर और आरव की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई थी। आज वो अपने घर जा रहे थे, इसलिए सुमन ने आज उनके लिए बहुत सारा खाना अच्छा बनाया था। सबने अच्छे से खाना खा लिया था। अब जाने की तैयारी हो रही थी। बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई महंगे खिलौने या वीडियो गेम तो नहीं है, पर ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए छोटे छोटे मिट्टी के गुल्लक और धागे वाले ब्रेसलेट बनाए हैं। वाह मौसी, ये तो बहुत अच्छे। मौसी, आई एम सो सॉरी। हम जब यहाँ आए थे तो हमने आपको और आपके घर को कितना कुछ बोला था, पर सच में आपने हमें जितना प्यार दिया है ना, उतना किसी ने नहीं दिया। आप दुनिया की सबसे बेस्ट मौसी हो।
मौसी हम अगली वेकेशंस में भी यहीं आएंगे। अब चलो सब मौसी के साथ एक सेल्फी लेते हैं। काव्या, कबीर और आरव सुमन के साथ एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं और फिर सभी वापस अपने घर आ जाते हैं। रात का समय हो जाता है। काव्या, कबीर और आरव शांति के साथ उसके कमरे में बैठे हुए थे। क्यों बच्चों, पल्लवी बुआ के यहाँ घर कैसा रहा? बड़े मजे किए होंगे तुम लोगों ने 24 घंटे एसी में। ऐसी दादी बुआ ने हमें नौकर बनाकर रखा था, हमसे झाड़ू पोछा करवाया था। हाँ दादी, बुआ रोहन भैया को आइसक्रीम देती थी और हमें नहीं। और पता है जब लाइट गई तो बुआ अपने बच्चों को इन्वर्टर वाले रूम में ले गई और हमें मच्छरों वाली छत पर चटाई देकर सुला दिया। मुझे बुखार भी आ गया था। बुआ बहुत गंदी है दादी। और दादी, मैं तो मौसी को हमेशा गरीब बोलकर चिढ़ाती थी ना, पर मौसी ने हमें बिना एसी और कूलर के भी इतनी ठंडी हवा दी जितनी बुआ के घर में थी ही नहीं। मौसी बेस्ट है दादी। हे भगवान, पल्लवी में पैसों का इतना घमंड आ गया कि उसने मेरे ही पोते पोतियों के साथ ऐसा व्यवहार किया। अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा जिससे इसकी अकल ठिकाने आ जाए। अगले दिन शांति पल्लवी को फोन करती है। हेलो पल्लवी, कैसी है? सुन, घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा है पूजा का। तू एक काम कर, कल ही रोहन और नताशा को लेकर 1-2 दिन के लिए यहाँ आ जा। दोपहर का समय हो जाता है। नीता किचन में शरबत बना रही थी। पल्लवी और रोहन, नताशा आ चुके थे। सभी हॉल में बैठे थे। नीति उन्हें शरबत देती है। काव्या, आरव, कबीर इधर आओ। बेटा शरबत थोड़ा खत्म हो गया है। बुआ के बच्चे मेहमान हैं, मैंने उन्हें दे दिया। तुम तीनों इसमें पानी मिलाकर पी लो। इट्स ओके मम्मी। पल्लवी दूर खड़ी है, सब सुन रही थी। रात का समय हो जाता है। डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खा रहे थे। रोहन बेटा और खाओ ना। नताशा तुम भी लो, बिल्कुल शर्माना मत बेटा। घर में बहुत खाना बना है, आराम से पेट भर कर खाओ। थैंक यू मम्मी, खाना बहुत टेस्टी है। कुछ समय बीत जाता है। अब सोने का समय हो गया था। घर में सिर्फ एक ही बड़ा कूलर चल रहा था। नीता, काव्या, आरव और कबीर को एक कोने में ले जाकर धीरे धीरे समझा रही थी। दूर खड़ी पल्लवी ये सब सुन रही थी। सुनो बच्चों, रोहन और नताशा को हमेशा एसी में सोने की आदत है। अगर उन्हें गर्मी लगी तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तुम तीनों ऐसा करना, अपना बिस्तर कूलर के पीछे लगा लेना और उन दोनों को एकदम सामने सोने देना, ठीक है? ओके मम्मी जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वी विल मैनेज मम्मी। हाँ मम्मी, टेंशन मत लो। पल्लवी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वो घर के बाहर आकर रोने लगती है। हे भगवान, मैं कितनी अंधी हो गई थी। मैंने अपने ही भाई के बच्चों को गर्मी में तड़पाया, उनके साथ इतना गंदा भेदभाव किया। और मेरी भाभी, उसे मेरे बच्चों की कितनी फिक्र है। मैं तो बुआ कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। तभी शांति वहां आ जाती है। घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता बेटी, दिल बड़ा होना चाहिए। मुझे माफ कर दो माँ, मैं सच में बहुत गलत थी। पल्लवी सीधे कमरे में जाती है जहां काव्या, आरव और कबीर अपना बिस्तर लगा रहे थे। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अगली गर्मियों की छुट्टियों में तुम मेरे घर आना, हम खूब मजे करेंगे। प्लीज अपनी इस बुआ को माफ कर दो। काव्या, कबीर और आरव खुशी खुशी पल्लवी को माफ कर देते हैं। अगली दोपहर पल्लवी और उसके बच्चे वापस अपने लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद शांति सुमन को फोन लगाती है। अरे सुमन, कैसी है मेरी बच्ची? मैं तो बस ये कहने के लिए फोन कर ही रही थी कि तूने इन बच्चों को जो प्यार दिया है ना, वो करोड़ों रुपए देकर भी नहीं मिल सकता। असली अमीर तो तू है मेरी बच्ची। दूर खड़े होकर काव्या, कबीर और आरव ये देख रहे थे और तीनों बहुत खुश थे।